चंद सेकंड्स के बाद संध्या आ गई। वो मेरे और जोगन के गले लगकर मिली। इसके जिस्म में से ऐसी बू आ रही थी जैसे वो गीदड़ों के भट से निकल कर आ रही है। कहने लगी, मैं सारा कुछ मालूम करके आई हूँ। फिर इसने बताया कि मेरी बीवी रात के पिछले पहर महादेव के आश्रम से 7 नृत्यों के साथ पवित्र तालाब पर स्नान करने निकलेगी और 2 राइफलों वाले सपेरे से 50 कदमों के फासले पर तालाब के करीब किसी झाड़ी में मोर्चा बनाकर बैठे होंगे। इसने जोगन माया को इन सपेरों के नाम भी बताए। जोगन ने मेरी तरफ देखा और कहा, करमदाद तैयार हो जाओ, तुम्हारी मर्दाना दलेरी आजमानी का वक़्त आन पहुंचा है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पवित्र तालाब तक ही जाऊंगी और तुम्हें वहां पहुंचाकर फौरन वापस इसी कुटिया में आ जाऊंगी। बाकी सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा। अगर तुम अपनी बीवी को वहां से निकालने में कामयाब हो गए तो सीधे कुटिया में आना। मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मुझे अंदेशा था कि मुसल्ले सपेरों को काबू करते वक्त अगर इनमें से किसी की राइफल चल गई तो फायर का धमाका होगा, या अगर मेरी बीवी या इसके साथ आई हुई औरतों ने मुझे देखकर शोर मचा दिया तो वहाँ हंगामा मच जाएगा और मंदिर के इर्द गिर्द पहरे पर मौजूद दूसरे मुसल्ले सपेरे भी वहाँ आ जाएंगे। जब मैंने इस खदशे का इजहार किया तो जोगन माया देवी सोच में पड़ गई। संध्या भी गौर करने लगी। जोगन ने कहा, अगर वहाँ शोर मच गया तो फिर तुम्हारा वहाँ से निकलना और मेरा इस कुटिया में ठहरना नामुमकिन हो जाएगा। संध्या कहने लगी, इसका एक ही इलाज है। वो क्या? जोगन माया देवी ने पूछा। संध्या ने कहा, वो ये है कि रात के पिछले पहर मैं भी 7 सखियों के साथ जाऊं। जब करमदाद की बीवी स्नान करने लगे तो मैं औरतों को बातों में लगाकर दूसरी तरफ ले जाऊं, लेकिन झाड़ियों में मोर्चे लगाकर बैठे हुए सपेरों से करमदाद को ही निमटना होगा, क्योंकि अगर इसकी बीवी ने इसको पहचानने और इसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो वो जरूर शोर मचा देगी और इसके शोर की आवाज़ सुनकर सपेरे हवा में फायरिंग शुरू कर देंगे और फायर की आवाज़ें सुनकर मंदिर के सपेरे भी इसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे। मैंने कहा, मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम इसकी फिक्र न करो। तुम सिर्फ इतना करो कि मेरी बीवी के साथ जो औरतें जाएंगी किसी तरह इन्हें तालाब से कुछ फासले पर ले जाओ जहाँ से वो मुझे तालाब पर ना देख सके। संध्या ने कहा, ये मैं कर लूंगी। जोगन माया देवी ने मेरी तरफ मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा, करमदाद तुम निहत्थे होगे, तुम्हारे पास कोई बंदूक वगैरह नहीं होगी, तुम राइफलों वाले 2 आदमियों को कैसे काबू करोगे? मैंने कहा, देवी मैं कोशिश करूंगा, मुझे ये कोशिश करनी होगी और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो, जोगन ने आहिस्ता से कहा। फिर संध्या से मुखातिब होकर बोली, तुम निरतकियों को बातों में लगाकर तालाब से दूर कैसे ले जाओगी? इसने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे कुछ हो जाए तुम्हारी खातिर मुझे ये काम तो करना ही होगा। हाँ, अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो मैं वहाँ से गायब हो जाऊंगी। बातें करते करते शाम जब ज़्यादा गहरी हो गई और रात की तारीकी फैलने लगी तो संध्या उठ खड़ी हुई कहने लगी, अब मैं जाती हूँ। फिर इसने जोगन माया देवी से कहा, माया तुम करमदाद को तालाब का खुफिया रास्ता बता देना। वो बोली, मैं इसे तालाब तक छोड़ने इसके साथ जाऊंगी, मैं इसे वहाँ छोड़ने के बाद वापस आ जाऊंगी। हाँ, संध्या ने कहा, तुम्हारा वहाँ ज़्यादा देर ठहरना ठीक नहीं होगा। किसी निरतकी की तुम पर निगाह पड़ गई तो महादेव तुम्हारी तलाश में तमाम आदमी दौड़ा देंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो चली गई तो जोगन मेरे पास ही चौकी पर बैठ गई। कहने लगी, अगर भगवान न करे वहाँ तालाब पर हाहाकार मच गई तो मुझे इसकी आवाज़ें आ जाएंगी तो फिर मैं इस कुटिया में नहीं ठहरूंगी। मैंने पूछा, तो फिर तुम कहाँ मिलोगी? मेरा मतलब है अगर मैं गड़बड़ के बाद भी अपनी बीवी को निकाल लाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे कहाँ मिलोगी? क्योंकि तुम्हारी मदद के बगैर मैं इस खूनी जंगल से शायद बाहर न निकल सकूं। वो कहने लगी, यहाँ सामने वाले दरख्तों के पीछे एक कुंड है, तुम्हें याद है आती दफ़ा हमने वहाँ पानी पिया था? मुझे याद आ गया, ये एक छोटा सा तालाब था जिसमें पानी था। आती दफ़ा हमने वहाँ पानी पिया था, इसकी निशानी भी मुझे याद आ गई। वहाँ 2 दरख्त एक दूसरे के साथ मिलकर ताल के ऊपर झुके हुए थे। मैंने कहा, हाँ मुझे वो कुंडी याद है। वो बोली, अगर वहाँ शोर मच गया और तुम भाग निकलने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें इसी कुंड के पास मिलूंगी। मैं वहाँ झाड़ियों में छुपी हुई होंगी मगर तुम्हें देखकर बाहर निकल आऊंगी। हम बातें करते रहे। मैं अपने टारगेट पर पहुंचकर शुरू किए जाने वाले कमांडो एक्शन के बारे में गौर करता रहा। ये बिल्कुल एक तरह से कमांडो ऑपरेशन ही था। मुझे कमांडो बनकर दोनों मुसल्ले सपेरों को इस तरह काबू करना था कि किसी एक को दूसरे के अंजाम की खबर न हो। मुझे इस काम की तरबियत मिली हुई थी और ये काम मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं आ रहा था। मुश्किल मरहले सिर्फ वो थे जब मुझे अपनी बीवी जमीला के सामने जाकर इसे अपने साथ चलने के लिए कहना था। दिल कहता था कि वो मुझे पहचान ही जाएगी और फौरन मेरे साथ भाग खड़ी होगी। जब रात गहरी होने लगी तो जोगन माया देवी अंगड़ाई लेती हुई उठी और संध्या के बिस्तर की तरफ जाते हुए बोली, अभी रात के पिछले पहर में 3 घंटे बाकी हैं, आ जाओ मेरे साथ लेटकर तुम भी कुछ देर आराम कर लो। मैं डर गया। मैंने जल्दी से कहा, देवी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। इसने डांट कर कहा, ये मेरा हुक्म है। मेरा जी चाहा कि इस औरत का सर फाड़ दूं मगर मैं बेबस था। बीवी की तलाश की मुहिम अपनी आखिरी मरहले में दाखिल हो रही थी। इस वक्त मुझे इस जोगन की अशद ज़रूरत थी। मैं इसके आगे इनकार नहीं कर सकता था।
वैसे भी इसने ये शर्त आयद कर रखी थी कि अगर मैं इसका कोई एक हुक्म भी ना माना तो वो मेरी मदद नहीं करेगी, मेरी रहनुमाई नहीं करेगी और जहाँ जैसी हालत में होगी वहाँ से वापस चली जाएगी। अजीब, वहशी और खौफनाक किस्म की औरत थी ये जोगन। आज आपको अपनी दास्तान सुनाते हुए जब इस औरत का तस्वुर करता हूँ तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इसी तरह बैठ रहा। जोगन बिस्तर पर लेट चुकी थी। मेरी तरफ सर उठाकर देखा और गुस्सीली आवाज़ में बोली, मेरे पास आओ। मैं जैसे किसी जादू के असर से उठा और इस भयानक औरत के पास चला गया। मुझे वाकई नींद नहीं आ रही थी, मगर जोगन मेरे गले में बाहें डालकर चंद लम्हों के बाद ही गहरी नींद सो गई और बिन मानस की तरह खराटे लेने शुरू कर दिए। मैंने पहले तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन इस तरह बहुत जल्द मेरी गर्दन थक चुकी थी। फिर मैंने इंतहाई एहतियात से काम लेते हुए अपने आप को जोगन की बाहों के शिकंजे से निकाला और ज़रा परे हट कर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या मैं इस कमांडो एक्शन में कामयाब हो सकूँगा। मैंने खुदा से बड़ी दुआएँ मांगी। दुआएं मांगने से मेरे अंदर एतमाद पैदा हो गया। इस वक्त का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितनी रात गुजर गई है और रात का पिछला पहर किस वक्त होगा। जोगन को मुझे ये उठाना था, वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी और कुटिया इसके बिन मानस वाले खराटों से गूंज रही थी। मैं आहिस्ता से उठकर कुटिया से बाहर आ गया। आसमान पर तारे खिले हुए थे और भड़क भड़क कर चमक रहे थे। खेतियाँ यानी 7 सितारों की टोली अभी आसमान के वस्त में थी। इतना मुझे बचपन में ही मालूम था कि जब रात का पिछला पहर होता है तो ये 7 सितारों की टोली आसमान पर मगरिबी उफक की तरफ झुक जाती है। इसका मतलब था कि अभी रात के पिछले पहर में 2-2.5 घंटे बाकी थे। मैं कुटिया में आकर बैठ गया। ताक में पीतल का दिया टिमटिमा रहा था। इसकी लो मदम होने लगी थी। वहीं बैठा ख्यालात में उलझा रहा। मुझे पाक आर्मी से रिलीज़ हुए 5-5.5 साल गुजर गए थे। इतने अरसे के बाद मैं एक बार फिर कमांडो मुहिम पर रवाना होने वाला था। मैं एक एक करके कमांडो ट्रेनिंग के सारे सबक याद कर रहा था। फौज में कमांडो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि इसे कमांडो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। वो आदमी के जिस्म का हिस्सा बन जाती है। मैंने कमांडो चाकू हिरन की छाल के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। मैंने चाकू निकाल लिया। दिए की धीमी रोशनी में इसे खोलकर इसके फल की धार को गौर से देखा। इस पर उंगली फेरी। धार काफ़ी तेज़ थी। मुझे यकीन था कि ये चाकू मुझे धोखा नहीं देगा। मैंने जोगियों वाली धोती बांध रखी थी। सर के बालों में भी जोगन ने राख मल दी थी जो अब तक काफ़ी झड़ चुकी थी। मैं कुटिया में चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बाहर जाता और आसमान पर सितारों की टोली को देखा था। ये 7 सितारे जिन्हें हम पंजाब में खेतियाँ कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आसमान के मगरिबी उफक की तरफ जा रहे थे। जब आखिरी बार मैं उठकर बाहर गया तो खेतियाँ काफ़ी नीचे जा चुकी थी। मैंने कुटिया में आकर जोगन को जगा दिया। वो हड़बड़ा कर इस तरह उठी जिस तरह कोई बिनमानस हड़बड़ा कर उठता है। टाइम हो गया क्या? इसने बालों का जोड़ा बनाते हुए कहा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है रात का पिछला पहर हो गया है। वो जल्दी से उठकर कुटिया के बाहर निकल गई। मैं टाट का पर्दा हटाकर इसे देखने लगा। जोगन आसमान की तरफ मुंह करके सितारों को देख रही थी। फिर वो जल्दी से वापस आ गई और बोली, वक्त हो गया है, जल्दी से निकल चलो। जोगन ने अपनी साड़ी खूब अच्छी तरह से कसकर जिस्म के गिर्द बांधी। इसका पल्लू अपने जिस्म पर अच्छी तरह से लपेट लिया। मैंने भी धोती को अच्छी तरह से ऊपर करके कसकर बांधा। इसके डब में कमांडो चाकू छुपा कर रख लिया। जोगन ने फूंक मार कर दिया बुझा दिया। तरशोल इसने पहले ही थाम लिया था। हम कुटिया से बाहर निकल आए। वो तेज कदमों से चलती कुटिया के चबूतरे से नीचे उतर गई। मैं इसके पीछे पीछे था। चबूतरे से उतरकर इसने सामने की तरफ देखा। सितारों से रोशन आसमान के पसे मंजर में कुछ फासले पर महादेव के आश्रम के मीनारों के खाके नजर आ रहे थे। वो मेरी तरफ झुककर बोली, हम बाएं जाने वाले दरख्तों के पीछे से होकर जाएंगे। खबरदार अब कोई आवाज़ न निकालना। खांसी छींक आए तो रोक लेना। मेरे पीछे पीछे चलना है। मुझे कमांडो ट्रेनिंग के दौरान अपने उस्ताद के सबक याद आ गए। इसके अलावा मुझे वो कमांडो ऑपरेशन भी याद आ गए जब हमारी कमांडो पार्टी टारगेट मारने के लिए रात के अंधेरे में दुश्मन के मोर्चों के हकम में जाती थी और हमारा पार्टी लीडर टारगेट के करीब पहुंचकर कहा करता था, खबरदार हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। खांसी बंद, छींक बंद, बातें बंद, सिगरेट बंद, घुसमुस बंद। मैं इस वक्त पूरा कमांडो बन गया है। मेरे बाजुओं की मछलियां फड़कने लगीं। मुझे यकीन हो गया कि मैं टारगेट मार लूंगा और अपनी बीवी को हर हालत में शैतानों, सांपों और मगरमच्छों और बिन मानसों की बस्ती से निकाल कर ले जाऊंगा। हम पिछली रात की तारीकी में बाएं जाने वाले दरख्तों की तरफ चल पड़े। जोगन माया देवी यहाँ जिंदगी के कई बरस गुजार चुकी थी। इसे अंधेरे में भी रास्ते का पता चल रहा था। वो बड़ी मोहतात होकर एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाकर चल रही थी। दरख्तों के नीचे ज्यादा अंधेरा था। सामने कुछ फासले पर शैतान महादेव के आश्रम के हिंदुआना तर्ज के नोकीले मीनार सितारों की रोशनी में नजर आ रहे थे, मगर इनमें किसी जगह रोशनी नहीं थी। जोगन ने मुझे बताया था
कि गुमशुदा शहर की किसी इमारत में बिजली नहीं है। आश्रम और मंदिर में पीतल के छोटे बड़े चिराग जलाए जाते हैं। हम दरख्तों के दरमियान झुककर चल रहे थे। एक जगह हमारे सामने घनी झाड़ियों की दीवार आ गई। जोगन रुक गई। इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी वहीं रोक लिया। झाड़ियों की शाखें हटाकर दूसरी तरफ देखा, फिर मेरे कान के पास मुंह लाकर बोली, हम तालाब पर पहुंच गए हैं, आओ देखो। इसने झाड़ियों की शाखें हटाकर मुझे तालाब दिखाया। सितारों की रोशनी में तालाब का पानी मध्यम दिखाई दे रहा था। छोटा सा तालाब था। सामने की जानिब पत्थर की सीढ़ियां तालाब में उतरी हुई थी। पीछे ऊंचे दरख्त और झाड़ियां थी। मैंने सर पीछे कर लिया। मैं कुछ कहने लगा तो जोगन ने मेरे होंठों पर हाथ रख लिया और कान के पास मुँह लाकर सरगोशी की, बोलो मत। कुछ देर के बाद इसी तालाब पर तुम्हारी बीवी 7 औरतों के साथ स्नान करने आएगी। संध्या इन औरतों को किसी बहाने बातों में लगाकर दूसरी तरफ ले जाएगी। तुम्हारी बीवी तालाब पर अकेली होगी। इसे अपने साथ लाना अब तुम्हारा काम है। मैं जाती हूँ। अगर हाहाकार मच गई तो मैं तुम्हें पुराने कुंड पर ही मिलूंगी, संध्या की कुटिया में नहीं होंगी। भगवान तुम्हारी सहायता करे। और जोगन माया देवी चली गई। इसके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मुसल्ले पहरेदार कहाँ और किस तरफ झाड़ियों में हो सकते हैं। जिस तरफ से मैं और जोगन आए थे इस तरफ वो लोग नहीं थे। सामने वाले दरख्तों के नीचे जो झाड़ियाँ थी वहाँ इनकी मौजूदगी का इम्कान हो सकता था। मैंने धोती के ढब में से कमांडो चाकू निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया था। अगरचे इस वक्त मेरा हुलिया साधुओं वाला था, लेकिन मैं एक दलेर और जाबाज कमांडो था। मैंने हमतन गोश होकर फिजा में कुछ सुनने की कोशिश की। वहाँ कोई ऐसी सरसराहट या आहट सुनाई न दी जिससे मैं कुछ अंदाजा लगा सकता। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। कुछ देर में मेरी बीवी तालाब पर नहाने आ रही थी, इसलिए आने से पहले मुझे झाड़ियों में मोर्चा बंद मुसल्ले सपेरों को ख़त्म करना था। इनको ख़त्म किए बगैर अपने मिशन में मेरी कामयाबी मशकूक थी। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर झाड़ियों के पीछे झुक झुक कर दबे पाँव चलता तालाब के दूसरे किनारे पर आ गया। जहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई थी यहाँ अंधेरा था। आसमान पर पिछली रात का नूर फैलने लगा था। मैं झुक कर छुप छुप कर चलता तालाब से कोई 50 गज दूर गुंजान झाड़ियों की तरफ बढ़ा। मुझे यकीन था कि मुसल्ले सपेरे इन झाड़ियों में ही मोर्चा बंद होगी। मैं बड़े तजुर्बेकार कमांडो की तरह चीते की तरह आगे बढ़ रहा था। मेरे पाँव की आहट तक पैदा नहीं हो रही थी। मैं झाड़ियों के पहलू से दूर रहकर आगे निकल गया। आगे जाकर मैं पीछे से झाड़ियों की तरफ चलने लगा। मैं झुक कर चल रहा था। 5-7 कदम चला होऊंगा कि मुझे फिजा में चरस की बू महसूस हुई। मैं फौरन जमीन पर औंधा लेट गया। मुसल्ले सपेरे बहुत करीब ही थे। वो चरस पी रहे थे। चरस की बू इनकी जानिब से ही आ रही थी। मैं कोहनियों के बल सामने वाली झाड़ियों की तरफ रेंगने लगा। मैं बड़ा चौकस और चौकन्ना हो रहा था। रुक रुक कर आगे की तरफ रेंग रहा था। मैं चरस की बू के पीछे पीछे जा रहा था। बू तेज होती जा रही थी। ये बू सामने वाली झाड़ियों में से आ रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि मुसल्ले सपेरों का मोर्चा इन झाड़ियों में ही है तो मैंने अंधेरे में इधर उधर देखा। मुझे किसी आड़ की तलाश थी। वहाँ दरख्त दूर दूर थे। मुझे अपने बाएं जानिब एक छोटी झाड़ी दिखाई दी जो बड़ी झाड़ियों के पास ही थी। ये मेरे लिए बेहतरीन आड़ साबित हो सकती थी। मैं शबनम से भीगी हुई घास पर कोहनियों के बल रेंगता तेजी से इस अकेली झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गया। मुझे इन दोनों सपेरों में से एक को इस झाड़ी की तरफ बुलाना था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। इस वक्त तेज एक्शन की जरूरत थी। मैंने झाड़ी के नीचे हाथ फेरा। वहाँ मुझे कोई पत्थर या रोड़ा न मिला तो मैंने झाड़ी की एक शाख तोड़ दी और इसे सामने वाली झाड़ियों के ऊपर जोर से फेंक दिया। इससे हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। कोई नतीजा न निकला। कोई सपेरा इस आवाज़ पर जायजा लेने मोर्चे से बाहर न आया। मैंने दूसरी मोटी सी शाख तोड़कर फेंकी। इसकी आवाज़ ज़्यादा थी। मुझे झाड़ियों में 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कमांडो चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और इस चीते की तरह बैठ गया जो अपने शिकार पर झपटने ही वाला हो। 1-2 सेकंड के बाद एक इंसानी साया झाड़ियों में से बाहर निकला। मैं पिछले पैर के धुंधलके में इसको गौर से देख रहा था। अजीब बात थी और ये मेरी खुशकिस्मती भी थी कि ये आदमी गैर मुसल्ले था। इसके हाथ में या कंधे पर कोई राइफल वगैरह नहीं थी। ये बेहतियाती सिर्फ चरस के नशे की वजह से ही हो सकती थी। या ये बात थी कि इन्हें पूरा एतमाद था कि इस जगह कोई गैर आदमी दाखिल नहीं हो सकता। ये इंसान यकीनन गार्ड सपेरा ही था। वो झाड़ियों पर झुककर गौर से देखता रहा कि अभी अभी जो आवाज़ आई थी वो किसी बंदर की थी या कोई और आवाज़ थी। मैं पूरी गात लगाकर एक घुटना ज़मीन पर टेक कर बैठा रहा। इसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए था। वो आदमी झाड़ियों पर हाथ मारता और इस अकेली झाड़ी की तरफ आ रहा था जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। मुझे जो कुछ करना था बिजली की चमक जैसी तेज़ी से करना था। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना होगा। जैसे ही वो मेरी झाड़ी के करीब से गुजरकर एक कदम आगे बढ़ा मैंने इस पर छलांग लगा दी। मेरा सीधा हाथ छलांग लगाते ही इसकी गर्दन की पुश्त पर पड़ा। ये एक ज़ोरदार हाथ था कि वो आदमी या सपेरा कोई आवाज़ निकाले बगैर आगे को गिरा। आगे मेरा चाकू था जिसे मैंने इसके हलक पर पूरी ताकत और पूरी बरक रफ्तारी से फेरा और खुद पीछे हट गया। मुझे मालूम था कि अब इसकी शहरक से खून का फुवारा छूटेगा। ऐसा ही हुआ। खून तो मुझे नजर नहीं आया लेकिन इसके नरखरे की खरर खरर की आवाज़ आने लगी। मैंने इसकी आधी कटी
कटी हुई गर्दन पर पाँव रख दिया। इतने में झाड़ियों के अंदर से दूसरे मुसल्ले सपेरे ने अपने साथी को आवाज़ देकर बुलाया। जब इसे कोई जवाब न मिला तो वो खुद झाड़ियों से बाहर निकल आया। इस दौरान में झाड़ियों की ओट में पोजीशन बनाकर मैं खड़ा हो गया। मैंने गौर से देखा, दूसरे सपेरे के कांधे से राइफल नहीं बल्कि स्टेन गन लटक रही है। अगर स्टेन गन इसके हाथ में होती तो मुझे दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ती, क्योंकि स्टेन गन हाथ में होने की सूरत में इसकी उंगली ट्रिगर पर होती और मेरे हमले के साथ ही फायर के धमाके हो सकते थे। दूसरा सपेरा अपने साथी को आवाज़ें देता आगे बढ़ता चला आ रहा था। मैं झाड़ियों की शाखों में छुपा हुआ था और इसे नज़र नहीं आ सकता था। वो मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। मेरी उकाबी नज़रें सपेरे के सीने पर गड़ी हुई थी। इसने भी पहले वाले सपेरे की तरह फौजी सिपाहियों वाली वर्दी पहन रखी थी। जैसे ही वो झाड़ियों की इन टहनियों के करीब से गुजरने लगा जिनके पीछे मैं छुपा हुआ था, मैं अचानक इसके सामने आ गया और सामने आते ही मेरा कमांडो चाकू पूरी शिद्दत और ताकत के साथ इसके सीने में उतर चुका था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हम भूसे की डमियों पर मशक किया करते थे और जैसे ही डमी हमारे सामने से लटकती हुई गुजरती थी, हम आड़ से निकलकर चाकू डमी के दिल में घोंप देते थे। ये बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती थी। अगर हमारा चाकू डमी के दिल पर लगे हुए निशान पर नहीं पड़ता तो पीछे से इंस्ट्रक्टर की छड़ी हमारे सर पर पड़ती थी। मेरा चाकू सपेरे के ऐन दिल में दस्ते तक उतर गया और मेरे ऊपर गिरने लगा। मैं चाकू खींचकर परे हट गया। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और बेहिस्सो हरकत वहीं पड़ा रहा। मैंने इसकी स्टेन गन उठा ली। ये मेरे काम आ सकती थी। झाड़ियों के अंदर गया तो वहाँ कोई आदमी नहीं था। मैं यही तसल्ली करना चाहता था। इसके बाद मैं तेजी से तालाब की तरफ आया और जहाँ तालाब की सीढ़ियाँ थी इससे कुछ फासले पर दरख्त की ओट में होकर बैठ गया। आसमान पर पू फटने का नूर बढ़ता जा रहा था। मुझे अपनी बीवी का इंतजार था। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे औरतों की बातें करने और धीमी धीमी हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। मेरी नज़रें तालाब के पहले जो दरख्त थे इस तरफ लगी थी। आवाज़ें भी इसी तरफ से आ रही थी। फिर कुछ औरतें अंधेरे में नमूदार हुईं। मेरा दिल धड़क उठा। इनमें यकीनन मेरी बीवी भी थी। शहर की सफ़ेदी अभी नहीं हुई थी, इसलिए औरतों के धुंधले खाके ही नज़र आ रहे थे। मुझे इस ख्याल से बेचैनी होने लगी कि ये सारी औरतें मेरी बीवी को लेकर तालाब की तरफ आ रही हैं। संध्या ने तो कहा था कि मैं औरतों को बातों में लगाकर दूर ही रखूँगी और तालाब पर सिर्फ मेरी बीवी ही आएगी। फिर देखते ही देखते ऐसा हुआ कि सारी औरतें जो मेरी बीवी के साथ आई थी एक तरफ चली गई। ज़रूर इनमें संध्या भी थी जो इन औरतों को किसी बहाने दूसरी तरफ ले गई थी। तब मैंने धड़कते हुए दिल के साथ एक इंसानी साए को देखा जो अकेला रह गया और तालाब की सीढ़ियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। मैंने इसे अंधेरे और धुंधलके में भी पहचान लिया। ये मेरी बीवी जमीला थी। मैंने इसको इसके चलने के अंदाज से पहचाना था। इसका चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने स्टेन गन कांधे से लटकाई। चाकू मैंने पहले ही साफ करके अपनी जोगियों वाली धोती के डम में छुपा लिया था। वक्त बहुत कम था मेरे पास। मैं झाड़ियों से निकलकर सीधा तालाब की तरफ दौड़ कर गया। इस वक्त मेरी बीवी तालाब की सीढ़ियाँ उतरने ही वाली थी। करीब जाते ही मैंने इसे पहचान लिया। वो मेरी बीवी जमीला ही थी। इसके खुले बाल इसके शानों पर बिखरे हुए थे। इसने साड़ी पहन रखी थी। मेरे कदमों की आहट पर इसने पलट कर न देखा। शायद वो समझ रही थी इसकी सखियों में से कोई सखी है। मैंने करीब जाकर इसे बेख्तियार आवाज़ दी, जमीला। जमीला एकदम रुक गई। इसने पलट कर मेरी तरफ देखा और देखती ही रह गई। मैंने आगे बढ़कर इसे बाजुओं में ले लिया। जमीला, खुदा का शुक्र है तुम्हारी शक्ल देखनी नसीब हुई। अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें इस दोज़ख से निकाल कर ले जाऊँगा। जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। जितनी देर मैं ये जुमले बोलता रहा, जमीला हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी तरफ देखती रही। मैं समझ गया कि इस पर मंत्रों का असर है और वो पूरी तरह से मुझे पहचान नहीं रही। मैंने इसे बाजू से पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए खींचा तो जमीला ने चीख मारी। पहले तो मैं घबरा कर रुक गया, मगर मैं तो इसे हर हालत में वहाँ से ले जाने वाला था। मैंने इसे उठाकर अपने कंधे पर डालने की कोशिश की तो जमीला ने ऊंची आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। इसकी चीखों को सुनकर सारी औरतें दरख्तों में से निकल कर वहाँ आ गई। उन्होंने एक आदमी को देखा कि वो जमीला को अगवा करने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने भी शोर मचा दिया। फिर खुदा जाने इनके शोर की आवाज़ सुनकर किस तरफ से स्टेन गन की फायरिंग के धमाके हुए। मैंने जमीला को छोड़कर अपनी स्टेन गन से हवा में एक ब्रेस्ट फायर किया और जमीला को बाजू से पकड़ने लगा तो वो चीखती चिल्लाती शोर मचाती औरतों के साथ दरख्तों की तरफ भाग गई। मैं क्या कर सकता था? इन पर फायरिंग नहीं कर सकता था। इनके पीछे दौड़ा कि किसी तरह जमीला को काबू करके वहाँ से ले जाऊँ। 2 कदम ही दौड़ा था कि बाएं जाने वाले दरख्तों से 4-5 फौजी वर्दियों वाले आदमी नमूदार हुए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तालाब खाली था। गोलियां दरख्तों की शाखों को तोड़ती हुई निकलने लगीं। शायद वो अभी दरख्तों को निशाना बनाकर ब्रेस्ट फायर कर रहे थे। मुझे चाहिए था कि मैं वहाँ से चुपके से शहर के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकल जाता। इन लोगों को मैं नज़र नहीं आया था।
वरना वो मुझ पर ब्रेस्ट फायर करते। मैंने ये गलती की कि जो 2 आदमी मुझे सुबह काज़िब की मदम रोशनी में तालाब के पास फायरिंग करते नजर आ रहे थे, इन पर फायरिंग की एक बौछार मार दी। दोनों आगे को गिर पड़े। इनके साथ ही मुझ पर फायर आने लगा। शायद दूसरे आदमियों को मैं नजर आ गया था। जमीला को वहाँ से निकाल कर ले जाना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। मैं चाहता था कि इस वक्त वहाँ से निकल जाऊँ और दूसरी दफ़ा जमीला को जोगन के मशवरे के बाद निकालने की कोशिश करूँ। मैं फायरिंग करता पीछे हटने लगा। ये मुझे ख्याल ही न रहा कि मेरी स्टेन गन की मैगज़ीन की गोलियां ख़त्म हो गईं तो मुझे मज़ीद एमुनेशन कहीं से नहीं मिल सकेगा। मेरा ख्याल था कि मैं फायरिंग करता वहाँ से निकल जाऊँगा। आखिर वही हुआ, गोलियां ख़त्म हो गईं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।